मैनेजमेंट संभाला है, राजीव जी हो, मनोहर जी हो या बाकी साथी भी हो, मैं मानता हूं कि हम सब परेशान हैं या जो लोग भी परेशान हैं, अगर अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो पूरी पूरी संभावना है हम सफल नहीं हो पाएंगे। अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, इंसान वो होता है जो दूसरे के लिए जिए। तो सबसे पहले ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां उन साथियों के लिए होनी चाहिए जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे यहां बुलाया। मैंने आपसे पहले भी वीडियो के माध्यम से लाइव आकर के संवाद करने की कोशिश की, और सिर्फ बरेली नहीं, देश के हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर लोकसभा, हर विधानसभा में मैंने कोशिश की अपनी बात को पहुंचाऊं। समस्या यह है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा तो इस बात को भी स्वीकार करिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, नोटबंदी आप नहीं लेकर आए, जीएसटी आपने नहीं लगाया, और यदि गलती आपकी नहीं है तो सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। आप अपने आप को सजा ना दें। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में 2022-22 में लगभग 20,000 ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, और यह बहुत बड़ी संख्या है, बहुत शर्म की बात है। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार के लोग कह रहे हैं इतनी कोई समस्या ही नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सरकार के अधिकारी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत के व्यापार पर, भारत के व्यापारियों पर लॉकडाउन का कोई असर ही नहीं पड़ा। मैं मानता हूं यह सबसे बड़ा झूठ है। सबसे ज्यादा असर ही लॉकडाउन का पड़ा। मुझे लोगों ने कहा, मैं अलग अलग राज्यों में गया, गुजरात होकर के आया, मैं वेस्ट बंगाल होकर के आया, बिहार होकर के आया, महाराष्ट्र होकर के आया, मैं हरियाणा गया, पंजाब गया, देश के लगभग सभी राज्यों में जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मेरा दूसरा दौरा, दूसरी बार आया हूं मैं यहाँ पर। जब मैं लोगों से मिल रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, तो लोगों ने बताया, सर सबसे पहली कमर जब टूटी जब नोटबंदी की गई पहली बार 2016 में, लेकिन उससे फिर भी हम उबर गए। जैसे तैसे करके हम बाहर निकल ही रहे थे कि जीएसटी लगा दिया गया, और जीएसटी से व्यापार पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। फिर भी कई लोगों ने कहा हम वो भी झेल गए, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन से हम उबर नहीं पाए। लॉकडाउन ने हमें कर्जे की दलदल में फंसा दिया, और इतनी बुरी तरह फंसा दिया कि हम चाह करके भी अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम संगठित ना हो। अभी आपने देखा होगा, हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा। मतलब हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग पहुंच जाएंगे। वहां पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, फिर भी इतनी संख्या में लोग पहुंचे, और सरकार को सबकी सहमति से अल्टीमेटम दे दिया गया। 30 जून, इस महीने की 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है सरकार के पास। सरकार जनता की कर्जा माफी पर संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हमें आगे का कदम उठाना पड़ेगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है सरकार पर जरूरी दबाव पड़ गया है, सरकार दबाव में आ गई है। सरकार के अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि संख्या बल आपका जो है यह सरकार के लिए बहुत बड़ा दबाव पैदा कर रहा है, और बात सही भी है। जब हमारी संख्या 10,000 थी तो सरकार के लोग हमें सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्यों? 10,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जब संख्या 20,000 हुई तो अब थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करा। संख्या और बढ़कर 50,000 हो गई, दबाव पड़ना शुरू हो गया। संख्या 1 लाख हुई, अब उन्होंने हमें जवाब देने शुरू कर दिए, और आज की डेट में 3,60,000 ज्यादा लोग हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। और मैंने बार बार कहा है, सोचिए जिस दिन 1 करोड़ लोग हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। सरकार को यहां आना पड़ेगा, आपके बीच में सरकार को बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। लेकिन एक बात और समझो, सरकार को कोई सपना नहीं आएगा कि यहां बरेली में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्जे कारण परेशान है। बड़े उद्योगपतियों का सरकार क्यों राहत दे देती है, क्यों मदद पहुंच जाती है? क्योंकि उनकी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है, उनकी अप्रोच होती है, उनकी जानकारी देने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। आम इंसान की जानकारी सरकार तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है। इसलिए मैंने तय किया, सबसे पहले लोगों के बीच जाया जाए और उनके फॉर्म भरवाए जाए, उनकी जानकारी सरकार को दो। कम से कम सरकार को पता तो चले कितने ज्यादा लोग परेशान हैं। और यकीन मानिए, जो संख्या है ना अभी हमारे साथ 3.5 लाख, 3,60,000 है, ये तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों लोग परेशान हैं। मुझे कई लोगों ने बताया कि सर परेशानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या ये है मैं सामने नहीं आना चाहता। यहां भी बहुत सारे, आपको पता है बरेली में कितने लोग जुड़े हुए हैं? लगभग 4,000 ज्यादा लोग बरेली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां नहीं आ रहे। डर है, शर्म है, झिझक है। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कर्जा क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। किसको कहें?
और किसी अपने को, रिश्तेदार को तो बता ही नहीं सकते। अगर किसी अपने को पता चल गया कि आज इस व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं वो आपका साथ नहीं देगा। लोग दूरी बना लेते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो व्यक्ति खराब हो गया है, तो बर्बाद हो गया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है, उस समय कोई है ही नहीं। मैंने तय किया मैं उन लोगों का सहारा बनूंगा, मैंने तय किया मैं उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं आपकी आवाज बनूंगा। और मैं अपने ऊपर कर्जा नहीं, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये राजीव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्जा मुक्ति अभियान के, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। राहुल पार्चा भारतीय जी, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हमारी पूरी टीम में जितने लोग भी जुड़े हैं, हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। और जैसे मैंने कहा शुरुआत में, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार। इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरे के दर्द को कम करने की कोशिश करे। और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाना, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत नहीं है और हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। कई लोग कह रहे हैं ये मिशन किसी पार्टी के खिलाफ है, किसी नेता के खिलाफ नहीं। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आज वर्तमान सरकार जो चल रही है, उन्हें लगता है कि उन्हें हमारा वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कर्जा माफ कर दें, सिंपल। और इसी कड़ी में मैंने क्या किया, देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजने शुरू किए। उनकी राय तो ली जाए, पता तो चले वो कहते क्या है। और जिन सांसदों को पत्र भेजे गए, अभी तक 6 सांसदों के जवाब आए हैं। और हमारे लिए खुशी की बात क्या है, 6 के 6 सांसदों ने कहा जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। 2 बीजेपी के भी सांसद हैं इसमें, कांग्रेस के भी सांसद हैं, एनसीपी के भी सांसद हैं, झारखंड से भी सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हाँ कर्जा माफ होना चाहिए। और अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, अगर आप वाकई चाहते हैं जनता कर्जा माफ होना चाहिए, तो सदन में ये मुद्दा उठाइए। अभी मानसून सत्र आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारी आवाज पहुंचेगी और सदन में यह मुद्दा उठेगा। और एक बार अगर सदन में मुद्दा उठ गया, मेरा विश्वास करिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और हमारी क्या मांग है, कई लोग कह रहे हैं आप कह रहे हो सबका कर्जा माफ कर दो, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, कम से कम उनका लोन माफ होना चाहिए। जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, मेरे साथ कल भी मैंने लाइव आकर के बताया, एक लेडी आई, छोटे छोटे बच्चे हैं और बैंक प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहा है, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, उन्होंने लोन लिया था, अब उन बच्चों के सर से छत छीनी जा रही है, पिता का साया तो चला गया, मदद तो हम क्या करें, हम उस परिवार को बेघर करना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे बच्चों का कर्जा माफ हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? कम से कम सबसे पहले तो उनका ही माफ हो जाना चाहिए। तो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कारण जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी, उनका लोन माफ होना चाहिए। जो कमाने वाला नहीं बचा, उनका लोन माफ होना चाहिए। और जिनका लोन सरकार माफ ना कर सके, उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, 2 वर्ष का समय दे दे सरकार। मेरा विश्वास करिए, ज्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूं, और मैं आपसे भी अगर पूछूंगा कि अगर 2 वर्ष का समय सरकार दे दे, तो क्या हम समस्या से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? ज्यादातर लोग निकल जाएंगे। अभी मैं सुबह मुरादाबाद में था, एक व्यापारी आए, लगभग 12-13 करोड़ रुपए का लोन है उनके ऊपर, और उनकी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 25-30 करोड़ रुपए है, तो बैंक सेटलमेंट करने को तैयार नहीं, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसकी निगाह प्रॉपर्टी पर है। आम इंसानों की प्रॉपर्टी औने पौने दामों में खरीद लो और फिर बड़े लोगों को बेच दो, ये चलने वाला नहीं है साहब। और सरकार को तय करना पड़ेगा, सरकार चाहे कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लड़ाएंगे, तुम एक ही जगह अड़े रहना, कर्जा। हमारी एक ही जाति है भैया, हम कौन है? कर्जे वाले हैं। हमारा धर्म क्या है? कर्जा। वो लड़ाएंगे तुम्हें धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम, तुम अड़े रहना। तुम कहना भैया मैं धर्म का खुद देख लूंगा, धंधे की बात कर, मेरे व्यापार की बात कर। और जब उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं नेताओं को अच्छी तरह, नेता ही की भाषा समझता है साहब, वोट की भाषा। जब उसे लगता है उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उसे लग रहा है कि उसके खिलाफ लोग जा सकते हैं, तो तुरंत आ जाता है वो समर्थन। और आपके यहाँ के जो सांसद हैं, कौन है सांसद भाई? संतोष गंगवार जी, उनके यहाँ भी डेलीगेशन भेजेंगे, 100 लोग जाना। आज जितने लोग आए हो सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरा साथ देना। और देखो यहाँ 70-80 लोग हो तुम, मान लो कोई रिकवरी एजेंट, कोई बैंक वाला किसी एक को परेशान कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है, सब पहुंच जाओ। और कैसे परेशान कर रहा है? मेरा भाई है, हिम्मत नहीं होगी भाई वो किसी को परेशान कर ले। अभी क्या था, अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहानी सुने ना बचपन में,
एक लकड़ी होगी, कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये गट्ठर बन जाओ, अपने मतभेद भुला दो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मतभेद भुला करके, भाई ये मेरा भाई है, बस मैं इसका साथ दूंगा। और सोचो, अगर यहाँ 70-80 लोग हैं, हर व्यक्ति तय कर ले मुझे सबकी मदद करनी है, हर एक की मदद करने के लिए 70-80 लोग मिल जाएंगे। और तुम्हें क्यों डरा पा रहे बैंक वाले, क्यों रिकवरी वाले परेशान कर पा रहे, क्यों गाली गलौज होती है? क्योंकि उनको पता अकेला है, कोई है नहीं इसके साथ, क्योंकि रिश्तेदार तो आएगा नहीं, पड़ोसी वड़ोसी आएगा नहीं, अकेला है, दबा दो। दबना नहीं है, डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। और सांसद का जो डेलीगेशन जाएगा, लेटर भेजूंगा, लेटर लेकर के जाना सांसद जी के पास, और सांसद जी से रिक्वेस्ट करना कि इसका जवाब दे, मुझे दिल्ली भेजना है जवाब, चाहे 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, बैठे रहना वहीं पर। उनसे सिर्फ यही पूछना है, एक ही सवाल, सांसद जी क्या बरेली के लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, क्या आप उनका कर्जा माफ करने का समर्थन करते कि नहीं करते? अगर समर्थन करते हैं तो उनके पोस्टर लगाए जाएंगे पूरे बरेली में कि देखो ये कर्जा माफ करना चाहते हैं, समर्थन करते हैं, और हम कहेंगे उनका साथ दो। और अगर वो कहते हैं नहीं करते तो पोस्टर लगाए जाएंगे कि सांसद ये कह रहा है मैं बरेली की आम जनता का कर्जा माफ नहीं करूंगा। तो जनता तय करेगी कि वो सांसद का साथ देगी कि नहीं देगी। इन्हें ऐसे ही घेरना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और मैंने बार बार कहा है, जब समस्या आती है तब समाधान भी निकलते हैं, मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है साहब। आज भी जब सुबह मैं बता रहा हूँ, मुरादाबाद में एक व्यक्ति आया, कहते साहब कुछ नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा, किसके लिए लड़ रहा हूं मैं लड़ाई? अगर तुम ही नहीं बचोगे तो ये लड़ाई लड़ने का औचित्य क्या? आज नहीं तो कल कर्जा माफ होगा, लिख लेना मेरी बात। लेकिन अगर व्यक्ति नहीं बचा, वापस कैसे लाऊंगा उसको? क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत आ रही है, कोई परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कोई बैंक वाला है, कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अरे प्रॉपर्टी कब्जा लेने के बाद भी वापस होती है भारत में, घबराना नहीं है। किसी को फिर भी रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, दिल्ली आ जाओ, हम व्यवस्था करेंगे कोई ना कोई। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास जगह है, वहां आकर के रह लो। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, ये समय एक दूसरे के साथ देने का है। अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ पाओगे, अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो, दूसरे की भी लड़ाई लड़ो। और सुबह मुरादाबाद में एक साथी है, उन्होंने कहा सर मेरा कर्जा माफ होना हो, इनका कर्जा माफ हो जाए। उनके बेटे ने अभी 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया, क्योंकि बैंक ने कब्जा, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए नोटिस भेज दिया। सोचिए कितना दुख होगा उस व्यक्ति। मैं बिहार गया, वहां पता चला एक 16 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक वाले उनको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और पता है, लोग कर्जे के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, जो बदनामी हो रही है ना कर्जे के कारण, वो घर पे नोटिस चिपका जाते हैं, पड़ोसी वड़ोसी को बताते हैं, रिश्तेदारों को भी फोन करते हैं। और पता नहीं यहाँ क्या स्थिति है। मैं मध्य प्रदेश गया, वहां पता है क्या हो रहा है? जो प्राइवेट फाइनेंसर से, साहूकारों से पैसा लिया हुआ है, वो साहूकार कहते हैं अगर तुम किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेजो मेरे पास। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। लोग इसलिए मर रहे हैं। जब पता चला, जब इसमें घुसे तो पता चला समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और सरकार को समझ में नहीं आ रहा। सरकार के लोग शुरू में तो कह रहे हैं इतनी बड़ी समस्या ही नहीं, आप बना रहे हो बड़ी समस्या। अरे मैं क्यों बना रहा हूं भाई? और मैंने बोला सरकार के लोगों को, मैंने एक काम करो, मेरे साथ एक दिन चलो, जिस राज्य में कहो वहां चलो, जिस जिले में कहो वहां चलो, और मुझे साथ नहीं ले जाना। किसी भी मार्केट में चले जाओ और 100 व्यापारियों से पूछ लो पहले व्यापार कितना था और आज कितना, कोई भी बता दे। किसी भी मार्केट में चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ की, मैं दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, वहां गया मैं, एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने बताया मेरे भाई ने 50 लाख रुपए का लोन लिया था प्राइवेट फाइनेंसर से, 10% मासिक ब्याज पर, 10% यानी 5 लाख रुपए महीना ब्याज। कहते नहीं भर पाया, मर गया। कैसे दे देगा यार? 50 लाख रुपए का हर महीने 5 लाख का ब्याज कैसे भर देगा? कहां से भर देगा? नहीं भर सकता। और उन प्राइवेट फाइनेंसरों को, साहूकारों को भी बात समझनी पड़ेगी, और आपको भी पता होना चाहिए लोन माफी का नियम क्या है। मान लो आपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, अब बैंक ने क्या किया, आपका लोन माफ कर दिया, सरकार ने लोन माफ कर दिया, उसके पैसे क्या होगा आपके रिश्तेदार का? क्या उसका पैसा मर जाएगा? क्या उसका पैसा मर जाना चाहिए? उसने आपको समय पर मदद करी थी यार, तो क्या उसका पैसा मर जाए? नहीं मरना चाहिए। नियम क्या है? नियम यह है कि मान लो मैंने आपसे पैसा लिया, अब मेरा तो लोन माफ हो गया, आपका पैसा सरकार दे देगी, यानी पैसा मरता नहीं है किसी का भी। जब 2 बार किसानों का लोन माफ हुआ, 1990, 91 में, और उसके बाद 2008 में, किसानों का लोन तो सरकार ने माफ कर दिया। उसके बाद बैंकों का क्या किया? बैंक तो डूब जाता, बैंक को पैसा सरकार ने दे दिया।
तो आप में से किसी ने अगर किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से, किसी से पैसा लिया है तो उसका पैसा मरेगा नहीं। बस क्या करना है, तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए तुमने कितना पैसा लिया है, प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे मैंने इससे पैसा लेना है देना है, ऐसा नहीं चलेगा, कोई प्रूफ होना चाहिए। और तुम लोग कर्जे की दलदल में क्यों फंसे? नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण नौकरी खत्म हो गई, व्यापार बंद हो गया, जो भी हुआ उसको लिख करके रखो, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकार के अधिकारी आएंगे, बात करेंगे आपसे। हो सकता है वो मुझसे बात ना करें, डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाए, कोई बात नहीं। मान लो बरेली में किसी को भेज दे अधिकारी को, और अधिकारी आपके यहाँ आ जाए, पूछ ले क्या दिक्कत है, बताओ, जो जेन्युइन है वो बताना, सच बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, वो पहचान लेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। जो दिक्कत आई सच बता दो, नहीं भर पा रहे, क्यों नहीं भर पा रहे बता दो, और बेहतर रहेगा लिख करके रखो। और कैसे लिखो? पहले तो ये लिखो कि क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, 2-3 पेज में पूरा, कि जी व्यापार चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, फिर नोटबंदी आई तो ये हुआ, फिर जीएसटी ये हुआ, लॉकडाउन लगा तो ये हुआ। दूसरा, अब तुम्हारी स्थिति वर्तमान में कैसी है, कहां हो तुम, किस्त भर पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, अपने खर्चे चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो, उसके बारे में लिखो। और तीसरे पैराग्राफ में तुम अब सरकार से क्या मदद चाहते हो, क्योंकि सरकार सबसे पहले पूछेगी कि अब तुम्हें चाहिए क्या। सबने एक ही बात बोलनी है, क्या? या तो मेरा लोन माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम 2 साल का समय दो। इसलिए कह रहा हूं 2 साल का समय, कई लोग होंगे कहीं 6 महीने का समय मिल जाए। अगर तुमने 6 महीने मांगा तो 3 महीने मिलेगा, 1 साल बोलोगे तो 6 महीने देगा मैक्सिमम, 2 साल सब बोलो। और मान लो यार अगर तुम्हें 6 महीने में स्थिति ठीक हो जाएगी तो 6 महीने में उतार देना, लेकिन सबने यही बोलना है कि 2 साल का समय दे दो। पहली चीज, या तो मेरा लोन माफ कर दो, अगर लोन माफ नहीं हो सकता किसी भी कारण से तो मुझे 6 महीने का 2 साल का समय दे दो। अब तुम्हें पता है 6 महीने में तुम्हारी स्थिति ठीक होने वाली है, 6 महीने ठीक करके उतार देना, बोलना यही, और लिख करके रखो। और क्यों सरकार तुम्हारी मदद करे, क्यों सरकार को तुम्हारा हेल्प करनी चाहिए, उसका तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। और अपने आप को दोष नहीं देना है, मैं बार बार कह रहा हूं। परिवार में कोई परेशान है, कोई आपके मोहल्ले में परेशान है, कोई आपकी जानकारी में परेशान है, उनसे बातचीत करो। देखो मैं बरेली आ गया, एक जगह आ गया ना, मैं तुम्हारे मोहल्ले में तो नहीं जा सकता, वहां कौन जा सकता? तुम जा सकते हो, तुम मेरे एम्बेसडर बनो। तुम बोलो कि मैं सर का संदेश लेकर के आया हूं, कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है देश में, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और देखो लेना भी मत, लोग वाकई बहुत परेशान है। अगर तुमने 10 रुपए 20 रुपए फॉर्म भरने के नाम पे ले भी लिए ना, बहुत बददुआएं लगने वाली हैं। देखो यहाँ जितने लोग बने 1 रुपया भी नहीं लिया होगा किसी, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कभी भी फॉर्म भरने के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा आपसे। और अगर फिर भी कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर पैसा मांगे, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर दो कि सर ने तो मना किया है, फ्री है, हम उतना ही काम कर लेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है, लेकिन हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत परेशान। फिर भी किसी को नोटिस आया हो, बैंक का नोटिस है, कोर्ट का नोटिस है, अगर अदालत का नोटिस आ गया है तो, वकील का नोटिस आया तो, किस नोटिस पे क्या करना होता है वो भी सुन लो। 3 तरह के नोटिस जनरली आते हैं। पहला नोटिस होता है जो बैंक से आता है, अक्सर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक के नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा, अगली बार बैंक वकील का नोटिस भेजेगा। अगर वकील के नोटिस का भी जवाब नहीं दोगे तो अगली बार आपको कोर्ट का नोटिस आएगा। अगर कोर्ट के नोटिस पे भी नहीं जाओगे तो आपके वारंट निकलेंगे। अगर वारंट पर नहीं जाओगे तो नॉन बेलेबल वारंट निकलेंगे। अगर तब भी नहीं जाओगे तो तुम्हें पीओ या भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसी नौबत मत आने दो। जैसे ही नोटिस आया, अच्छा कैसे पहचानोगे नोटिस बैंक से आया, कोर्ट से आया, वकील से आया? नोटिस पर लिखा होता है, अगर बैंक का नाम लिखा है तो यानी बैंक का नोटिस है। अगर उस पर लिखा है एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता, इसका मतलब वकील का नोटिस है। अच्छा उसमें लिखा है न्यायालय, अदालत, कोर्ट, लोक अदालत, इस तरह के टर्म है, इसका मतलब कोर्ट का नोटिस है। अगर आया बैंक का नोटिस तो उसका जवाब तुम ही दे दो सादे पेपर पे लिख के। अगर आया वकील का नोटिस तो किसी वकील को पकड़ो, 500-1000 रुपए लेगा, वो रिप्लाई कर देगा उसका लीगल तरीके से, ताकि तुम्हें दोबारा नोटिस ना आए। अगर कोर्ट का नोटिस आया है तो कोर्ट में खुद चले जाओ, वकील करने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान हम सबको अपनी पैरवी करने का अधिकार देता है। आप अपनी बात रख दो जज के सामने, रिक्वेस्ट कर लो, जज साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी स्थिति खराब है, मुझे 2 साल का समय दिला दो, मैं इनका एक एक पाई चुका दूंगा। और जितने लोग ईमानदारी से बताना, क्या हम लोग विलफुल डिफॉल्टर हैं? क्या हम पैसा मारना चाहते हैं? मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जो कहता है पैसा मारना चाहता हूं। वो कहता साहब व्यापार चल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ काम धंधा ठीक हो जाए, मैं पाई पाई चुका दूंगा, जितना लिया है उससे ज्यादा चुका दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे कोई कमाई का साधन तो दे दो।
अब कमाई तो है 10 रुपए की और लोन भरना है 20 रुपए का, तो बच्चे पालेगा कि लोन भरेगा? और बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और अब तो अकेले हो ही नहीं यार, मुझे आज भी मुरादाबाद में एक व्यक्ति ने कहा, और ये बात सच है, उन्होंने कहा सर आपने कुछ किया कि नहीं किया, कम से कम आपने इतने सारे लोग दिखा करके मुझे हौसला दे दिया कि मैं अकेला नहीं हूं जो परेशान हूं, इतने सारे मेरे भाई बंधु जो मेरे साथ हैं। संगठन में शक्ति होती है, खड़े होकर के एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, एक दूसरे की समस्याएं सुनोगे, वैसे ही हौसला मिल जाएगा यार। और देखो, माँ बाप के पेट से पैदा हो तो ही भाई बहनों, ऐसा नहीं होता। यहाँ जो हम रिश्ते बनाते हैं अपने व्यवहार से, एक दूसरे की मदद करके, आप किसी की समस्या सुन लेते हो ना तो आधा समाधान हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते सर आपकी वीडियो सुन ली तो आज जिंदा हूं मैं, वरना मैं पता नहीं मर गया होता। और आपको बताऊं 20,000 ज्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से बचा चुके हैं पिछले 10 महीने के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता, तुम पहुंचोगे, तुम इस संदेश को वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, बताओ लोगों को कि नहीं कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, फॉर्म भरो, और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आप में से जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है उन्हें अभी रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, सबसे मिलकर जाऊंगा 1 to 1। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो आज ही फॉर्म भरो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, अपना भी फॉर्म भरो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाओ। और जो सांसद के यहाँ जाने वाला प्रतिनिधि मंडल है, जल्दी मैं बता दूंगा, यहाँ जो हमारे साथी हैं, राजीव जी हैं और लोग हैं, उनको बता देंगे हम लोग। और आप लोग वहां सांसद के यहाँ जाना, डरना नहीं उससे भी, जाकर के बैठना, बोलना भैया हमें बताओ, हमें दिल्ली में जवाब देना है, आप जनता के साथ हो कि नहीं हो, सीधी सी बात है। कोशिश करेंगे एक एक व्यक्ति से बात करें। किसी का कोई नोटिस आया हुआ है तो वो नोटिस मेरे को दिखा देना, अगर अभी नोटिस की कॉपी नहीं है व्हाट्सएप पर मंगा सकते हो तो मंगा लेना, क्योंकि अगर नोटिस देख करके मैं पढ़ करके बताऊंगा तो ज्यादा सही सलाह दे पाऊंगा कि अब इसका क्या करना है। क्योंकि ज्यादातर जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका खेत मॉर्गेज है, उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने कहा वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, बचाएंगे उसको भी। फिर भी डरना नहीं, घबराना नहीं, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और जो मैंने नारा वहां से जंतर मंतर से दिया था, नेताओं को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सबसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और आगे की रूपरेखा बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।